हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के नॉन हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले भी हम कई वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में लगभग हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये अशोक के शास्त्र त्याग से चालू होगा और और अंत कर देंगे, मतलब कि रावट के हिरण तक के होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा वही ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है। अब कौन सी विधि है हमको ये बताना है। ठीक है। तो आप, अगर आपको उत्तर आता रहे तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो ये है नाटक। कौन सी है? नाटक। अब आगे देखिए। आगे कुछ प्रकार इस प्रकार से प्रश्न है। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है। तो लेखक तो ये होगा वंशीधर श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न को देखिए। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। उसके बाद शांति का पक्षधर। ये गौ नंबर जो है, प्रश्न जो ऑप्शन गौ है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों है। आगे चलते हैं। अशोक कहाँ का सम्राट था। तो अशोक कहाँ का सम्राट था, तो आपको पता ही होगा मगध का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मगध का था। आगे देखिए। सॉरी, एक मिनट। हाँ। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो मुख्य पात्र की अगर हम बात किया जाए तो 4 हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। एक मिनट। अशोक का शास्त्र त्याग में किस किस युद्ध का वर्णन है। तो किस युद्ध का वर्णन है, तो ये कलिंग युद्ध का। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। ठीक है। आगे देखिए। सैनिक वेश में कौन चड्डी के समान दिखती है। तो ये है पद्मा। ठीक है। कौन सा? अब आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कलिंग संबंधित है, कलिंग संबंधित है, ये बताना है, बताइए तो ये है पद्मा से। इससे पद्मा से। आगे देखिए। कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो कलिंग का युद्ध जो है 4 सालों तक के चला था। कितना साल? 4 साल। ठीक ठीक है। अब आगे देखिए। कलिंग महाराजा की कन्या कौन थी। कलिंग महाराजा की कन्या की अगर हम बात करें तो ये पद्मा हो जाएगी। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, अगर कहा जाए तो 2 साल। कितना साल? 2 साल। पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी। तो पद्मा जो है अपने अपने पुत्र का। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है। इस पाठ के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्न को हम देख लेंगे। और हाँ, जो जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा वही देखेंगे। अगर आपको आता रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अगर इसके लेखक की हम बात करते हैं कि इसको लिखने वाला कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। शीर्षक पाठ किसकी रचना है, इसमें प्रश्न भी कहा गया है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ईर्ष्या का संबंध होता है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। तो ईर्ष्या का संबंध जो है अपने प्रतिद्वंदियों से होता है। ठीक ना, जिससे विरोध करता है, जिससे जलन करता है। तो आगे देखिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है। तो ये है रोचक निबंध। क्या है? रोचक निबंध। आगे देखिए।
ईर्ष्या को क्या कहा गया है? ईर्ष्या को क्या कहा गया है? तो अनोखा वरदान। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय जो है मानसिक अनुशासन। क्या है? मानसिक अनुशासन। याद रखिएगा इस बात को। ईर्ष्या कौन करता है? ईर्ष्या जो है वो करता कौन है? तो ईर्ष्या जो दूसरे का सुख नहीं देख सकता है, पहली बात तो ये। दूसरा, दूसरों को हानि पहुंचाना चाहता है। और तीसरा, सुख संतोषक अधूरापन मानता है। जो उसके पास रहता है उसे अब कम समझता है, वही लोग ईर्ष्या करता है। मतलब कि ऑप्शन जो घ है इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ जो है इसका ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी होती है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन होती है? तो निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा। आगे देखिए। हमें नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए। तो हमें ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए, किसी से जलन नहीं करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिनकर किस रचना के नाम से जुड़ा है? तो दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, सॉरी रचनाकार से जुड़ा है। ओके, तो ये रामधारी सिंह दिनकर होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है उसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। किसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? तो एजेंट साहब कहाँ है भाई? यानी ऑप्शन नंबर क बीमा एजेंट। वकील साहब डॉट 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 छूट गया होगा, तो ईर्ष्यालु है। कौन सी है? ईर्ष्यालु है। अब देखिएगा, वकील साहब क्यों सुख नहीं है? वकील साहब जो है सुख क्यों नहीं है? तो ईर्ष्या वंश से, यानी कि उसके अंदर में ईर्ष्या घर कर गया है, इसीलिए वो सुख नहीं है। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो चिंता को चिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिता। अब देखिए ये जो पंक्ति है कबीर के पद से लिया गया है, तो हम पढ़ते हैं इसको। मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे, किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो यह है रायदास, कबीरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है। देखिए आप, कबीर ने ब्राह्मण अंडमोरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या कहा है? ये क्या कहा है सो सुनिएगा। तो करारा करारा प्रहार किया है। क्या किया है? करारा प्रहार। कबीर के पद शीर्षक पाठ सहित की विधि है। कौन सी विधि है ये हमको बताना है। तो ये एक पद है। क्या है? एक पद है। ठीक है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी भक्ति धारा? तो निर्गुण भक्ति धारा। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? तो ये हो जाएगा अपनी अज्ञानता से, अब मूढ़ता से, यानी कि मुखरता से, यानी कि मूर्ख होने के कारण। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ग इसका करेक्ट हो जाएगा दोनों। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो कबीर के अनुसार मनुष्य को ईर्ष्या के प्रति अनुरागी होनी चाहिए, यानी कि ईश्वर के प्रति अनुरागी होनी चाहिए। मोको कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उदित है। तो ये है कबीर के पद से। क्या है? कबीर के पद से। ठीक है।
आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ आँखी देखी, तू कहता है कागज की लेखी। पंक्ति उदित है, तो ये पंक्ति है कबीर के पद से। किससे? कबीर के पद से। अब आगे देखिए, कागज का अर्थ होता है, यहाँ पे कागज का अर्थ होता है, ये होता है कागज। क्या होता है? कागज। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? कबीर के अनुसार अगर हम बोलें कि सच्ची भक्ति क्या है, तो ये हो जाएगा मानव सेवा। क्या है? मानव सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है, अथवा कबीर के पद की रचना यही समझ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कबीर दास। क्या है? कबीर दास। ये तो याद करना भी नहीं पड़ेगा। कबीर किस काल के कवि है? कबीर किस काल की कवि है? तो ये भक्ति काल। क्या है? भक्ति काल। आइए, अब जो हम पढ़ेंगे वो विक्रमशिला पाठ सहित की कौन सी विधि है। तो ये विक्रमशिला से पढ़ेंगे, और ये प्रश्न भी कह दिया पाठ सहित की कौन सी विधि है, तो ये हो जाएगा आपका निबंध है। क्या है? निबंध है, क्योंकि विक्रमशिला के बारे में बताया गया है, उसमें समझिए एक लेख लिखा गया है। हेलो, अब ठीक है। विक्रमशिला में अध्यापन का माध्य कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, अब आगे देखिए। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? तो ये स्वयं विक्रमशिला सुना रहे हैं। ठीक है, अब जब पाठ पढ़े होंगे तो उसमें भी इसका चर्चा किया गया है। विक्रमशिला में कुल कितने गेट हैं? विक्रमशिला में कुल कितने गेट हैं? तो ये हो जाएगा आपका 6। क्या हो जाएगा? 6। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या है? माध्यम पूछा जा रहा है कि माध्यम क्या है, तो ये संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत। अब आगे देखिए, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो ये हो जाएगा आपका 6। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। चलिए, विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शताब्दी में हुआ था? ये मतलब इसका स्थापना किस शताब्दी में हुआ था, ये हमको बताना है। तो 8वीं शताब्दी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला अगर अवस्थित है, यानी कि पूछ रहा है कि किस जगह पे है, तो ये आपका हो जाएगा अत्तीचक में, भागलपुर के अत्तीचक में। आइए, विक्रमशिला में नवगात विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? जो नया नया स्टूडेंट जाता था उसे कहाँ पे रखा जाता था? तो वे सबसे पहले तो उसे भिक्षुक यानी भिक्षु बनाया जाता था। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने। ठीक है, आइए, आचार्यों की विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आइए दीदी के डायरी से प्रश्न पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो उसी प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक परंपरा। सामाजिक परंपरा आपको याद होगा, जब पढ़ोगे तो एक दिन जब वो लड़की विद्यालय के लिए जा रही थी तो अचानक क्या हुआ था, बिल्ली रास्ता काट दिया, लेकिन फिर भी वो जाने लगी थी। ये सब सारी जो बात है उससे यही पता चलता है कि वो समाज में परंपरा चल रहा है, उसे तोड़ने की बात कर रही है। दीदी की डायरी सहित कौन सी विधि है, यानी विधा है,
तो ये हो जाएगा आपका आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये डायरी है। क्या है? डायरी है। डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है? डायरी में किस किस घटना को लिखा जाता है, यानी किन घटनाओं को लिखा जाता है? तो दिन भर की घटनाओं को, किसी के साथ हुए वार्तालाप को, रोज दिनचर्या को, यानी कि ये जो तीनों यानी क ख ग सब के सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई है? नीलू। क्या है? नीलू। अब देखिए आगे, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? संजू को जो डायरी है वो लिखने की प्रेरणा मिली है गांधी शहीद से। किससे? गांधी शहीद। संजू पिकनिक मनाने गई तो कब गई थी, ये पूछा जा रहा है। 3 जनवरी 1947 होगा। कितना है? 1947। याद रखिएगा 1947 है। सॉरी, अब ठीक है, 1947। आगे, संजू किस कक्षा में पढ़ती है? संजू जो है किस कक्षा में पढ़ती है? 8वीं में। संजू ने जिस गांधी शहीद को पढ़ा उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था बताइएगा। तो ये था सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या है? तो तोते जान। तोते जान। 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी? तो ये है आरती। क्या है? आरती। 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया है? तो ये है जापानी लड़की तोते जान का। ओके, आप लोग देखते रहिएगा। किसे किताबों पढ़ने का शौक है? तो ये होगा संजू को। सत्य की महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति है। ये तो महात्मा गांधी का है, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। रोज नामाज रोज नमाज का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो होता है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप को। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इससे पहले भी बता दिया था हमने, महात्मा गांधी, यानी गांधी जी। देखिए, अब पीपल कहानी पढ़ेंगे, यानी सॉरी कविता है, उस कविता को पढ़ेंगे। तो गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम क्या है? तो ये तो पीपल होगा। क्या होगा? पीपल होगा। समझ रहे मेरी बात को? देखिए, पीपल शीर्षक कविता की एक कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट होगा। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियाँ के घर हैं? तो ये हो जाएगा कटोर। अब कटोर क्या होता है? तो पेड़ के अंदर में देखोगे खोद करके जो बनाता है घोंसला, उसे हम कटोर कहते हैं। पीपल कविता में पक्षी चुन चुन कर क्या खाता है? तो ये है फल। पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है? तो ये हो जाएगा छायावाद। पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है?
तो ये है ऑक्सीजन। पीपल कविता में किस भाव की वंजन हुई है? तो ये है जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, क नंबर का। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, तो कवि के अनुसार गोल गोल, पीपल के पत्ते गोल गोल। पीपल पाठ की विधा है, क्या है? सुनिएगा, यह है कविता। क्या है? कविता है। पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है, क्या है? तो अति उपयोगी, ठीक ना। कविता है, इसमें से कविता पूछ रहा है कौन है, तो ये होगा पीपल। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? जो छायावादी कविता होता है उसका विशेषता होता क्या है? ये प्राकृतिक चित्रण, ठीक है। 13 के क्वेश्चन देखिए। निर्झर के पास खरा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल डॉट डॉट है, तो ये है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल सिंह नेपाली द्वारा। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? तो ये हो जाएगा पूजनीय। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगता है? कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगता है? तो ये हो जाएगा आपका घ में प्रवास की फुहार और शीतल बयार बहने पर, ठीक है। अगला पाठ से जो प्रश्न है सो देखिएगा। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है? तो ये हो जाएगा आपका सम्मरण। किसी के बारे में बताया गया है इस पाठ में। अब दीनबंधु निराला शीर्षक सम्मरण रेखा चित्र के रचनाकार है, इसके लिखने वाला का नाम बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा शिवपूजन साहब, आचार्य शिवपूजन साहब। दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है? तो दीनबंधु निराला का पूरा नाम की अगर हम बात करते तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे देखिए, दीनबंधु कैसा होते हैं? दीनबंधु कैसा होता है? तो ये होगा तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ख, ई घ करेक्ट हो जाएगा। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो ये है निराला। विशाल जी निशाला जी मध्य अर्थों में किसके मित्र हैं? तो ये है दीन दुखियों के। निराला जी का चरित्र कैसा था? निराला जी का चरित्र कैसा था ये हमको बताना है। तो ये उदत्त और दीनबंधु, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ग करेक्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ग इसका करेक्ट है। आगे देखिए, निराला किनके लिए मुक्ता कास्त दोस्त प्रस्त थे? तो ये हो जाएगा ग, यानी मित्रों के लिए। यानी ये थोड़ा सा आंसर ठीक नहीं है, देखिएगा थोड़ा कि ये क और ग दोनों होगा, परिवारों के लिए और मित्रों के लिए ये दोनों होगा, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा क और ग, ठीक है। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? तो निराला को दीनबंधु इसीलिए कहा गया है, दीन दुखियों की सेवा करते थे, ठीक है। बेसहारों की सहारा, ये क्वेश्चन देखिएगा।
विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाई थे? तो ये हो जाएगा आपका दरिंदर नारायण के भोजन का। बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे या तीर्थक होते थे? तो ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ जी का। बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ हो जाएगा आपका कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। चलिए इससे आगे हम अगले वीडियो में देख लेंगे, तब तक कि आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम खेमा से शुरू करेंगे, ठीक है, और अंत कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। आप लोग जहाँ पर है पढ़ाई करते रहिए, जम के करिए, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक कि आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।